गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेनपाई पर। और आज मैं आपके लिए विनलैंड सागा के सीजन 2 के एपिसोड 11 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक दासी महल से बाहर आती है और वो कहती है यहाँ ये राजकुमारी, वहाँ महाराज और वुल्फ लड़ रहे हैं। तो एस्ट्रिड कहती है तुमने सही कहा, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इसके बाद हम कनूड को हाँफते हुए देखते हैं और वुल्फ उसकी ओर वार करने आता है और कनूड उसे रोककर उस पर वार करता है, लेकिन वो भी उसे रोककर कनूड को शील्ड मारता है, जिसे देखकर एस्ट्रिड भी घबरा जाती है। फिर वुल्फ उसकी ओर बढ़कर झांसा देने के लिए उसके आगे शील्ड कर लेता है, लेकिन कनूड उसके वार से फिर से बच जाता है। और उन्हें देखकर एस्ट्रिड कहती है क्या वो असली तलवारें हैं? तो वो दासी कहती है हाँ शायद। तो एस्ट्रिड कहती है क्या इसे प्रैक्टिस मानना सही रहेगा? अगर दोनों में से किसी को भी एक वार लगा तो वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाएगा। तभी गुन्नर वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मैं देख रहा हूँ कि वो काफी मेहनत कर रहे हैं, और लेडी एस्ट्रिड आप कैसी हैं? तो एस्ट्रिड कहती है पूरी तरह से डरी हुई, अगर उन्हें चोट लग गई तो? फिर गुन्नर कहता है चिंता मत कीजिए, वुल्फ एक काफी ताकतवर तलवारबाज है और वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा ताकि महाराज को चोट ना लगे। तो एस्ट्रिड कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, और मुझे तो ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा भाई पहले तो तलवार को छूने से भी नफरत करता था। तो गुन्नर कहता है उनका शाही खून इंग्लैंड में जा गया था, और ये बहुत ही अच्छी बात है। एक राजा को ताकतवर ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्स लोग कमजोरों की बात नहीं सुनते। और इधर कनूड थक कर पीछे की ओर खड़ा हो जाता है और वुल्फ कहता है थक कर पीछे खड़े होना आपकी पुरानी आदत है, पीछे हटना लड़ाई हारने के बराबर होता है। एक राजा अपने दुश्मनों को काटता हुआ आगे बढ़ता है, आपके दुश्मन और आपके साथी दोनों आपको देख रहे होते हैं कि आप कैसे लड़ते हो। तभी कनूड कहता है एस्ट्रिड भी देख रही है, और मुझे पता है कि तुमने भी उसे नोटिस कर लिया होगा, इसलिए ही तुम और ज्यादा खतरनाक हमले कर रहे हो। तो वुल्फ कहता है आप फिर से शुरू हो गए, लेकिन इस बार मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। तो कनूड कहता है मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसके साथ खड़े आदमी की बातों में खो गई है। फिर वुल्फ भी उसकी ओर जरा सा देखता है और तभी उसकी ओर एक शील्ड आती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। पर तभी कनूड नीचे से आकर उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। फिर वुल्फ कहता है मैं हार मानता हूँ, और ये देखकर सभी चीज तालियां मारने लग जाते हैं और एस्ट्रिड भी राहत की सांस लेती है। फिर एक कहता है वो भले ही 5 में से 4 मैच हारे हों, लेकिन 5वें में उन्होंने वुल्फ से हार मनवा ही ली। फिर कनूड अपनी तलवार को और अपने ग्लव्स को निकाल कर फेंक देता है। तो वुल्फ कहता है महाराज मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे अपनी तलवार को मत फेंकिया कीजिए। तभी गुन्नर आकर कहता है महाराज वो एक कमाल की फाइट थी। और कनूड उससे पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए गुन्नर? तो गुन्नर कहता है मैंने वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने मुझसे कहा था। जब आप फ्री हो जाएंगे तब हम उसे आपके रूम में जाकर देख लेंगे। इसके बाद कनूड के रूम में गुन्नर कहता है यहाँ पर ज्यादा अमीर इंसान तो नहीं है, अगर हम इनमें से किसी एक को भी अच्छे से निचोड़ लें तो भी हमें उससे मुश्किल से 1 साल का 3000 पाउंड ही मिलेगा, और इसलिए हमारे पास टैक्स बढ़ाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और मैं भी इसी की सलाह दूंगा। स्वेरकिल का बेटा कैटल ये काफी अमीर किसान है जिसके पास दक्षिण में काफी जमीन है। तो कनूड पूछता है मैं यहाँ पर फैमिलीज की मिलिट्री फोर्सेस की जानकारी नहीं देख पा रहा। तो गुन्नर कहता है लेकिन ऐसे बताना मुश्किल है, हमें वहाँ खुद जाकर इसका पता लगाना पड़ेगा। तो कनूड कहता है मुझे वो नंबर चाहिए, जल्दी से इसकी जांच पड़ताल करो और मुझे उसकी रिपोर्ट ला कर दो। तो गुन्नर कहता है जी महाराज, और वैसे भी जब आप डेनमार्क के राजा बनेंगे तो हम बहुत तेजी से टैक्स बढ़ाएंगे, और मुझे लगता है कि डेनमार्क के लोग इसका विरोध करेंगे। तो कनूड कहता है सरकार का एक हिस्सा इस चीज को होने से रोकेगा, लेकिन हमारे पास और रास्ते भी हैं। फिर नरेटर बोलता है इंग्लैंड का राजा बनते ही कनूड के सामने एक और नई दिक्कत आ गई, और वो थी पैसे की दिक्कत। इंग्लैंड के ऊपर कब्जा करने के बाद भी कनूड ने एक डेनिश आर्मी वहाँ पर तैनात की, लेकिन उस फौज का खर्च अंग्रेजों के टैक्स से चुकाया जाता था, जिससे अंग्रेजों में गुस्सा पनपने लगा। अगर कनूड अपने दूसरे इलाके डेनमार्क से पैसा नहीं निकालता तो उसे वो तैनात सेना को वापस बुलाना पड़ेगा। फिर गुन्नर उससे पूछता है आपने कहा कि आपके पास और भी रास्ते हैं, और वो क्या है? तो कनूड कहता है और ज्यादा जमीनों को अपने कंट्रोल में करना। तो गुन्नर पूछता है मतलब वहाँ पर विकास कर, लेकिन उस चीज से प्रॉफिट आने में समय लगेगा। फिर कनूड कहता है हम लोग बिना दूसरे इलाकों पर विकास किए और खेतों को हासिल करेंगे। तो गुन्नर चौंक कर कहता है आपका मतलब जब्त करेंगे? महाराज आप सच में ये करने का तो नहीं सोच रहे ना? तो कनूड कहता है हमें पैसे चाहिए और हमारे पास यही एक रास्ता है, और ये टैक्सेस को बढ़ाने की वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ाने से तो अच्छा ही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छा रास्ता है तो मैं जरूर उसे सुनना चाहूंगा। तो गुन्नर कहता है क्या हमें अपनी आर्मी को वापस नहीं बुला लेना चाहिए? तो कनूड कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इंग्लैंड पर कब्जा किया है, और ऊपर से मैं एक डेन हूँ और वो लोग मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे। सिर्फ उसी आर्मी के कारण मैं उस जगह पर राज कर पा रहा हूँ।
राजा तलवारों की तरह होते हैं। एक राजा बिना मिलिट्री पावर के भला इस दुनिया में क्या ही हासिल कर पाएगा। इसके बाद हम लोग कैटल को देते हैं और वो कहता है क्या किंग हेरल्ड गुजर गए? तो थॉरगिल कहता है 1 हफ्ते पहले, और आप बहुत लेट हो गए डैड। तो कैटल कहता है इसका मतलब जब मैं फार्म से निकला था उसी समय वो। तो थॉरगिल कहता है मेरा भी वही मतलब है। तो कैटल कहता है मुझे नहीं पता था कि उनकी हेल्थ इतनी बुरी है। फिर वो निराश सा होकर बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मुझे यकीन नहीं होता, और मैं तो उनके लिए तोहफों का पहाड़ लेकर आया था। तो थॉरगिल कहता है 3 बोट भरकर, ये तो सच में कमाल की भेंट है। तभी कैटल उठकर कहता है 1 मिनट, अगर तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब है कि महाराज कनूट भी यहीं पर होंगे। तो थॉरगिल कहता है हाँ, क्योंकि मैं उनका बॉडीगार्ड जो हूँ वो अभी महल में है। तो कैटल कहता है यही मेरा सुनहरा मौका है, क्योंकि अब किंग हेरल्ड नहीं रहे तो मुझे डेनमार्क के नए राजा के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। क्या तुम मेरी उनके साथ एक मीटिंग रखवा सकते हो? तो थॉरगिल हंसकर कहता है आपसे मुझे यही उम्मीद थी डैड। तो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो कैटल कहता है मैं इंतजार करूंगा। फिर वो ओलमर को आवाज मारता है और फिर वो अपने आदमी से पूछता है ओलमर कहाँ पर है? तो वो कहता है छोटे मास्टर तो शहर में चले गए। तो कैटल कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था कि उस पर नजर रखना। तो थॉरगिल कहता है कोई बात नहीं डैड, वो 20 साल का हो चुका है और अब वो कोई बच्चा नहीं रहा। तो कैटल कहता है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, देख लेना वो शहर में क्या करता है। वो किसी से टकरा गया होगा और उससे इस चीज पर लड़ाई कर रहा होगा कि कौन किससे माफी मांगेगा। फिर शहर में उलमर कहता है तुम थे जो कि मुझसे टकराए थे, तो मुझसे पंगा मत लो और तुम मुझसे माफी मांगो। तो वो लड़का कहता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम अब इसके बारे में क्या करोगे? मैं उन कपड़ों को बेचने जा रहा था। तो उलमर कहता है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा सोचना भी मत कि मैं उन्हें खरीदूंगा, और तुम मेरी बेइज्जती मत करो। मैं हूँ जिसे कि मुआवजा मिलना चाहिए, और अब तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। तुम शुरू से यही करना चाहते थे ना, तुम बस एक घटिया चोर हो। तो वो कहता है मैंने तुम्हारे जैसा कमीना नहीं देखा, मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ बिल्कुल अपने डैड की तरह, और मैं तुम्हें खुद की ऐसे बेइज्जती करने नहीं दूंगा। तो उलमर कहता है तो तुम क्या कर लोगे? क्या लड़ना चाहते हो? मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ घटिया चोर कहीं के। जिससे वो पूरे गुस्से में आ जाता है और उसे पंच मारने लगता है, लेकिन तभी उलमर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिसे देखकर वो डर कर पीछे हो जाता है। फिर वो उसके आगे स्वॉर्ड कर कहता है क्या हुआ कमीने, अब लड़ो भी। तो वो कहता है ये सही नहीं है। तो उलमर कहता है क्या कहा सही? जब मर्द लड़ते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचता है, और अगर तुम बिना किसी हथियार के घूम रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम एक असली नॉर्समैन नहीं हो। लेकिन तभी कैटल आकर कहता है तो मुझे ये पूछने दो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये किसने खरीद कर दी है? फिर वो उससे चिल्लाकर कहता है मेरे बेवकूफ बेटे, तुम हमेशा लड़ाई शुरू क्यों कर देते हो? तो उलमर कहता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी लड़ाई से दूर रहिए। तभी कैटल उसे एक पंच मारता है और उस लड़के से कहता है मुझे माफ कर देना, क्या ये तुम्हारे मुआवजे के लिए काफी होगा? और उसे देखकर वो भी शौक हो जाता है। फिर वो कहता है वैसे मुझे अब तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक आदमी कहता है रुको बगाइस, उन्हें बाकी के पैसे वापस करो। फिर बगाइस कहता है तो आप देख रहे थे डैड? तो वो कहता है मैंने पूरी चीज देखी, मैं देखना चाहता था कि तुम इस लड़ाई को कैसे सुलझाते हो, लेकिन मैं निराश हुआ। तो वो कहता है मुझे माफ कर देना डैड। तभी हम देखते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि लीफ होता है, और वो कहता है मेरे बेटे की ओर से मैं माफी मांगता हूँ और मेरा नाम लीफ एरिक्सन है। इसके बाद हम उन लोगों को साथ में खाना खाते हुए देते हैं, और कैटल कहता है तो ये तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा है? तो लीफ कहता है ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, बस ये किस्मत का ही खेल था जो कि इसे मेरे पास ले आई, और अब तुम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो बगाइस। तो बगाइस कहता है मेरा नाम थॉरफिन है, लेकिन आप मुझे बगाइस कहिए क्योंकि सभी मुझे यही कहते हैं। तो कैटल चौंक कर कहता है क्या थॉरफिन? जिससे वो दोनों भी चौंक जाते हैं। तो कैटल कहता है मेरे एक आदमी का नाम थॉरफिन है, वो शांत रहता है और बहुत ही मेहनती है, और मुझे लगता है कि मुझे इसका नाम भी थॉरफिन रख देना चाहिए। तो लीफ कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा भी बहुत जोशीला है। फिर वो ड्रिंक पीकर बोलता है कैटल पूछने के लिए माफ करना, लेकिन वो थॉरफिन क्या वो एक गुलाम है? तो कैटल कहता है वाह कमाल है, तुम्हें ये बड़ी जल्दी पता लग गया। मैंने इस चीज का जिक्र पहले नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था। फिर वो बगाइस को पकड़कर पूछता है क्या वो एक नॉर्ड है जिसके की पीले बाल हैं और भूरी आंखें हैं, और उसकी उम्र भी बिल्कुल इसके जितनी ही होगी? तो कैटल कहता है मैं हैरान हूँ, तुम फिर से सही हो, लेकिन उसकी हाइट जरा सी कम है। तभी बगाइस कहता है डैड फिर से नहीं। फिर लीफ कहता है क्या वो आइसलैंड से है और एक पुराना योद्धा है? तो कैटल कहता है अब जब तुमने पूछा ही है तो मैंने उसकी बॉडी पर तलवारों के बहुत से निशान देखे हैं। फिर बगाइस कहता है ज्यादा उम्मीद मत जगाइए डैड, कहीं फिर से वही ना हो जाए जो मेरे साथ हुआ था। तो लीफ कहता है लेकिन ये जो बता रहा है वो बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। तो कैटल उससे पूछता है लीफ तुम उसके अंदर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे हो, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? तो लीफ कहता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे एक दोस्त का बेटा है जो कि एक गुलाम बन गया था और मुझे उसे ढूंढते हुए
सालों निकल चुके हैं। इसके बाद हम लोग उसकी शिप को देखते हैं और मॉर्स उससे पूछता है क्या कहा, हम कहाँ जा रहे हैं। तो लीफ कहता है मैंने सोचा क्यों ना हम जरा सा घूम कर जाएं और कैटल के फार्म पर कुछ समय के लिए रुके। वो भी यहाँ पर बोट से ही आया है और उसने कहा कि हम उसके पीछे पीछे आ सकते हैं। फिर मॉर्स पूछता है और वो यहाँ से कितनी दूर है। तो लीफ कहता है कैटल ने कहा कि अगर हवा ने हमारा साथ दिया तो हम लोग 5 दिन में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मॉर्स चिल्लाकर कहता है मतलब हम लोग पूरे 10 दिन खो देंगे और इसे घूम कर जाना नहीं कहते। तो लीफ कहता है मेरी बात सुनो मॉर्स, ये वाला थॉरफिन अलग है और मुझे लगता है कि ये वही वाला है। तो मॉर्स कहता है मैं थक चुका हूँ, अगर हम लोग अभी नहीं गए तो ग्रीनलैंड का समुद्र जम जाएगा और अगर 10 दिनों के बाद हवाओं और लहरों ने हमारा साथ ना दिया तो हम लोग क्या करेंगे। और मुझे माफ करना पॉप्स, लेकिन इस बार मैं आपका साथ नहीं देने वाला और आपको भी ये बात समझनी होगी। जिससे उनका लीफ भी निराशा हो जाता है। इसके बाद हम लोग महल का सीन देखते हैं और कैटल कहता है मैं हैरान हूँ कि महाराज हमसे मिलने के लिए इतनी जल्दी मान गए, क्योंकि हमने कल ही तो रिक्वेस्ट डाली थी और तुम्हारी यहाँ पर सच में काफी पहुँच है और मैं ये देखकर बहुत खुश हुआ। तो थॉरगिल कहता है सच कहूँ तो ये देखकर मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही बिजी इंसान है। मुझे लगता है शायद उन्हें आपके तोहफे पसंद आए होंगे। तो कैटल कहता है बिल्कुल सही, आखिरकार हमारे खेत दक्षिण में सबसे बड़े और शानदार जो हैं और वो भी हमारे साथ डील कर बहुत खुश होंगे। तभी बाहर खड़ा सैनिक बोलता है कैटल और उसका परिवार अंदर आ सकते हैं। तो कैटल खड़ा हो जाता है और कहता है ओलमार तमीज से रहना। इसके बाद हम लोग कनूड को अपने सिंहासन पर बैठा देखते हैं और उसके सामने वो तीनों अपने घुटनों पर बैठे होते हैं और कनूड कहता है कैटल मैंने तुम्हारे तोहफे देखे, वो सभी हाई क्वालिटी के थे, इसलिए मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तो कैटल कहता है जी महाराज मुझे बहुत खुशी होगी। फिर कनूड पूछता है क्या वो सारा अनाज तुम्हारी जमीन पर ही उगाया गया है। तो कैटल कहता है जी महाराज, और किंग हेरल्ड भी हमारे परिवार के प्रोडक्ट से बहुत खुश होते थे। तो कनूड कहता है चिंता मत करो, मेरे भाई और पिताजी के काम करने के तरीके को बदलने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है तुम्हारे जैसे ताकतवर किसान ही डेनमार्क का खजाना है, तुम्हें देश को मजबूत करने के लिए ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। तो कैटल कहता है आपके ये शब्द सुनकर तो मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन तभी ओलमर खड़ा हो जाता है और गुन्नर कहता है तुम महाराज के सामने खड़े हो, अपने घुटनों पर बैठो। और कैटल उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वह कनूड से कहता है इसकी इस गुस्ताखी के लिए माफ कीजिएगा महाराज। लेकिन तभी ओलमर कहता है महाराज मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे भी अपनी सेना में शामिल कर लीजिए। दूसरे शब्दों में मैं भी अपने भाई की तरह आपका बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर उन दोनों को ही एक शौक लगता है। फिर ओलमर कहता है मैंने बहुत मेहनत की है और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके काम आऊंगा और अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने अपनी स्किल्स को दिखा सकता हूँ। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लेकिन तभी कैटल उसे पकड़कर कहता है बेवकूफ, राजा के सामने स्वॉर्ड कौन निकालता है। तो ओलमर कहता है आप इससे दूर रहिए डैड, मैं लड़ना चाहता हूँ। और गुन्नर उन्हें देखकर कहता है क्या मुसीबत है। फिर वो कनूड से पूछता है अब हम क्या करें महाराज। तो कनूड कहता है कोई बात नहीं कैटल, चलो देखते हैं कि ये स्वॉर्ड कैसे चलाता है। और ये बात सुनकर वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर कनूड उसके सामने एक रोस्टेड सुअर रखवा देता है और कहता है ये सैनिकों का खाना है और इसे एक आदमी समझकर काटो। तो ओलमर कहता है जी मैं अभी इसे काटता हूँ। फिर वो उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को सेट करने लग जाता है और वुल्फ भी उसे देख रहा होता है। तभी वो एकदम से ही अपनी आंखें खोलता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और उसकी चीखने की आवाज सुनकर महल के बाहर भी लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं। और महल में हम देखते हैं कि वो सुअर को ऐसे काट रहा होता है जैसे कि कोई इंसान एक लकड़ी को एक आरी से काटता है। और ये देखकर कैटल भी अपना मुंह छुपा लेता है और वुल्फ भी शौक में होता है। फिर कनूड कहता है बस रुको, मुझे तुम्हारी काबिलियत का पता चल गया। और हम देखते हैं कि वो उसे फिर भी नहीं काट पाता और वो हांफते हांफते कहता है इसकी हड्डियां तो बहुत ही सख्त हैं। फिर कनूड उठकर कहता है तुम्हारा नाम ओलमर है ना, मैं कैप्टन के साथ तुम्हारा मेरा गार्ड बनने की रिक्वेस्ट पर विचार करूंगा और तुम्हें कल अपना फैसला बता दूंगा, इसलिए तब तक इसी शहर में महल के पास ही रहना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को हम लोग कैटल को बेड में रोते हुए देखते हैं और थॉरगिल कहता है ओलमर इस बार तो तुमने सच में हद ही पार कर दी, अब बाकी के सैनिक भी मुझे इस बात के लिए चिढ़ाएंगे। और हम ओलमर को उदास बैठा देखते हैं। फिर थॉरगिल कहता है कमाल है, जितना कायर इंसान होता है उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, पर अब आगे से ध्यान रखना और हमारे परिवार को और शर्मिंदा मत करना। और ये सब बातें सुनकर ओलमर वहाँ पर रोने लग जाता है। और इधर वुल्फ कनूड से कहता है उसके जैसे इंसान कॉमन है, सिर्फ घमंड से भरे होते हैं और कोई स्किल नहीं होती और उन्हें तो अपनी खुद की काबिलियतों के बारे में भी नहीं पता होता। और ऐसे इंसान लड़ाई के मैदान में सबसे पहले मरते हैं और मैं ऐसे इंसान को अपने नीचे बिल्कुल भी काम करने नहीं दे सकता। तो कनूड कहता है
है सभी गार्ड्स के कैप्टन होने के तौर पर मैं तुम्हारे विचार समझता हूँ, लेकिन अब जरा एक अलग नजरिए से मुझे अपने विचार बताओ। तो वुल्फ कहता है वो लड़का हमारे काफी काम आ सकता है। तो कनूट कहता है बिल्कुल सही, वो काफी काम का है। वो एक मामूली नॉर्स है जो कि बहुत ही बेवकूफ है और वो बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करेगा जैसा कि हम उससे करवाना चाहेंगे। तो गुन्नर पूछता है क्या हम प्लान को शुरू करने वाले हैं महाराज? तो कनूट कहता है हाँ, राज्य अभिषेक अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मुझे उनके लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये इसलिए है ताकि लोग शांति से रह सके और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सबसे पहले कैटल के फार्म को जब्त करेंगे और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।